हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने आपकी जो पुस्तक है सृजन और पीयूष प्रवाह, इन दोनों के जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उन दोनों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो बच्चों उसी क्रम में अब हम चलते हैं संवाद सेतु की तरफ। जो आपकी पुस्तक है संवाद सेतु, उसका पहला टॉपिक है समाचार लेखन। तो बच्चों ये आपके इस बार के पाठ्यक्रम में है, तो इस टॉपिक को हम आज समझते हैं। तो देखो, समाचार शब्द को हम देखते हैं तो हम नॉर्मली किसी भी बात को किसी से सुनते हैं तो ये कहते हैं भी हाँ ये समाचार क्या है, हाँ नया समाचार क्या है। तो कोई भी ऐसी नई घटना या उस समय पर या किसी विषय से संबंधित जिसके क्या है साथ में तथ्य हो, यानी वो बात पुख्ता हो, सही हो, तो ऐसी कोई भी सूचना क्या कहलाती है, समाचार कहलाती है। तो बच्चों समाचार को देखो, ऐसे तो है नहीं कि हाँ कोई घटना कहीं घटित हो गई तो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके लिए अलग अलग माध्यम होते हैं। तो समाचार पहुंचाने के लिए एक तो होता है अपना समाचार पत्र, और दूसरा अगर इसका माध्यम देखें तो रेडियो भी इसका माध्यम है, फिर इसका टीवी भी माध्यम है, और आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो है इंटरनेट। यानी घटना कहीं घटित होते ही उसके तुरंत कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के बाद ही आपको वो सूचना प्राप्त हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले समाचार होता क्या है। तो समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर तथ्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी घटना जो तथ्य के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो जिन्हें मुद्रण द्वारा यानी छापकर, जिन्हें प्रसारण द्वारा यानी रेडियो के द्वारा, या अंतर्जाल या अन्य माध्यमों की सहायता से सामान्य लोगों, पाठकों, दर्शकों व श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। तो कोई भी घटना जिसे पहुंचाने के अनेक माध्यम है और वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज़ का हिंदी रूपांतरण है। समाज में चारों ओर जो नया घटित होता है उसका विवरण ही क्या कहलाता है बच्चों, समाचार कहलाता है। यानी हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, जो समाज है, जो राज्य है, जो देश है, जो विदेश है, कोई भी ऐसी घटना जो क्या है घटित होती है उसका विवरण क्या कहलाएगा, समाचार कहलाएगा। तो समाचार लिखने के माध्यम देखो बच्चों, 3 माध्यम है। तो सबसे पहला है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया। ऐसी कोई भी सूचना जो कि हम लिख कर या छाप कर लोगों तक पहुंचाते हैं तो कौन सा माध्यम कहलाएगा, प्रिंट मीडिया कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं। तो ये सब चीज़ें किसके माध्यम से हम समाचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, मुद्रित माध्यम के माध्यम से। अब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे रेडियो है, टीवी है, ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और न्यू मीडिया की या नव माध्यम की बात करते हैं तो आजकल जो सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ गति से सूचना को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करता है वो है इंटरनेट। तो इन माध्यमों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि समाचार लिखने के 6 कंकार। तो बच्चों ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है कि समाचार लिखने के कौन से 6 कंकार हैं। तो अब हम देखते हैं कि 6 कंकार कौन कौन से हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। यानी जब हम समाचार लिखते हैं या समाचार पढ़ते हैं तो ये जो 6 ककार है, इन छाओं के अर्थ या इन छाओं का उससे संदर्भ जो है, ये 6 जो है अपने क्वेश्चन मार्क चिन्ह है या आपका ये जो शब्द है, ये क्या है, उन समाचार से संतुष्ट होना चाहिए। यानी इन 6 चीज़ों के बारे में उस समाचार में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, क्या, कौन, कब, कहाँ और क्यों, कैसे, ये 6 क्या है, 6 ककार है। तो इनमें जो 4 पहले हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये क्या कहलाते हैं, इनसे हमें क्या मिलती है, प्रारंभिक जानकारी मिलती है या प्रारंभिक सूचना क्या है, हमें इन चारों ककारों से मिलती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, जो इन चारों से मिलकर शुरू का समाचार लिखा जाता है वो आता है इंट्रो के अंतर्गत। फिर आता है क्यों और कैसे। इसके अंतर्गत क्या है, विस्तृत जानकारी या सूचना क्या है, लिखी जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो ये आता है बॉडी और समापन के अंतर्गत। तो किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखा जाता है। तो प्रथम 4 कंकार है कौन, क्या,
कब, कहाँ, ये क्या कहलाते हैं? सूचनात्मक होते हैं। और तथ्यात्मक यानी सूचना देने वाले होते हैं, भी कौन सी घटना कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, और उसके साथ में क्या है? तथ्य भी होता है। और जबकि जो अंतिम दो ककार है, क्यों और कैसे, वो क्या होते हैं? विवरणात्मक, व्याख्यात्मक व विश्लेषणात्मक। यानी जो सूचना ऊपर छपी है उसकी व्याख्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके विवरण के रूप में ये दो ककार काम करते हैं। तो बच्चों, इन 6 सवालों के उत्तर को घटना का हर पक्ष सामने आ जाता है। यानी ये 6 कंकार अगर किसी घटना में दे दिए जाते हैं तो ये 6 के 6 क्या है? ये पूरे समाचार को अच्छे से विस्तृत से तथ्य के साथ लोगों को समझ में आ सकते हैं। तो बच्चों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि 5 जनवरी को देश भर में 1 लाख केंद्रों पर रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों की बैठने की संभावना है। देश की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। तो यानी हमने ये समाचार पत्र में या टीवी में या रेडियो में ये समाचार सुना, तो इसमें देखो 6 ककार क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला क्या, यानी क्या होने वाला है? देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। फिर है कौन भाग लेगा? परीक्षार्थी भाग लेंगे। ये कब होगी? 5 जनवरी की होगी। कहाँ होगी? यानी देश भर में, यानी प्रत्येक देश में अलग अलग केंद्रों पर होगी। और ये कैसे होगी? ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से होगी। और ये क्यों होगी? नए अध्यापक बनाने के लिए होगी। तो ये हमने समाचार पढ़ा और ये 6 ककार देखे, यानी ये 6 कंकारों के अर्थ इस समाचार में समाहित है, इसलिए क्या है? ये समाचार सही है। तो बच्चों, आपको ये 6 ककार ध्यान में रखने हैं। इसमें आपसे ये ककार पूछे जा सकते हैं और ज़्यादातर क्या है? पूछे ही जाते हैं। अब बात आती है कि समाचार लिखने की जो शैली होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है बच्चों उल्टा पिरामिड शैली। ये विशेष शैली होती है और प्रत्येक समाचार लिखने में इस शैली का उपयोग किया जाता है। इसी शैली के माध्यम से अगर समाचार ना लिखा जाए तो वो क्या है? समाचार पढ़ने में थोड़ा अटपटा अजीब सा लगेगा कि कोई लाइन कहीं है और कुछ बात कहीं लिखी जा रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी शैली होती है समाचार लेखन की? उल्टा पिरामिड शैली। तो अखबारों में प्रकाशित समाचार एक विशेष शैली में लिखा जाता है। इन समाचारों में किसी भी घटना के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को पहले लिखा जाता है और उससे आगे पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है। सूचना की इस विशेष शैली को ही उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। यानी जब हम समाचार लिखते हैं तो उसका जो मुख्य हिस्सा है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है या जो सूचना है, वो हम सबसे पहले लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। उसके बाद में विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है, यानी उस घटना से संबंधित उसे विस्तृत रूप से समझाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। और अंत में बच्चों उस खबर से जुड़ी हुई प्रासंगिक सूचना दी जाती है या उस खबर के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष लिखा जाता है, तो वो क्या आता है? समापन के अंतर्गत आता है। तो ये है बच्चों उल्टा पिरामिड शैली। आपको इसे भी ध्यान रखना है कि इंट्रो क्या होता है, बॉडी क्या होता है, समापन क्या होता है। तो कुछ बार बच्चों इंट्रो शब्द का अर्थ पूछे कि इंट्रो से आप क्या समझते हैं? तो इंट्रो क्या होता है? समाचार का अहम हिस्सा होता है जो सबसे पहले लिखा जाता है, जिसमें क्या होता है? महत्वपूर्ण तथ्य भी होते हैं और सूचना भी होती है। अब बात करते हैं हम समाचार लिखने के जो माध्यम थे कि समाचार लोगों को किन किन माध्यम में पहुंचते हैं। तो सबसे पहला माध्यम है बच्चों मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया जनसंचार के माध्यमों में से सबसे पुराना है। यानी सबसे पहले क्या आया था? समाचार ही लिख के लोगों तक पहुंचाए जाते थे, समाचार पत्र के माध्यम से समाचार पत्रिकाएं निकाली जाती थी। तो ये क्या है? सबसे पुराना माध्यम है। अब हम इसके इतिहास की बात करते हैं कि ये कितना पुराना है। तो सबसे पुराना है मुद्रण अर्थात छपाई। मुद्रण की शुरुआत सर्वप्रथम चीन में हुई, लेकिन आधुनिक छपाई खाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ था। तो अब आपसे बच्चों पूछा जाए कि सबसे पहली जो मुद्रण का कार्य हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो आप इसको लिखोगे कि जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुई थी। मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आते हैं। भारत में सन 1556 में गोवा में ईसाई मिशनरियों ने धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए छापाखाना
छापाखाना खोला था। यानी 1556 में गोवा में जो ईसाई धर्म के लोग थे उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छापाखाना खोला था कि लोगों को वो अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते और लोगों को ईसाई धर्म को मानने के लिए वो प्रोत्साहित करते थे। तो इसलिए भारत में इसकी शुरुआत बच्चों कब मानते हैं? 1556 में गोवा में, किनके द्वारा? ईसाई मिशनरियों के द्वारा धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए। तो अब बात आती है कि मुद्रित माध्यम की विशेषताएं देखें बच्चों की विशेषताएं क्या है। तो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता है स्थायित्व। इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों आप खुद देखते हो कि जो चीज़ लिखी जा चुकी है, चाहे आप अपनी नोटबुक में लिखो, चाहे समाचार पत्र में छप जाए, चाहे कोई पत्रिका आ जाए, तो जो चीज़ छप चुकी है वो क्या है? लंबे समय तक, यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, तो उसका जो प्रिंट है वो क्या है? वैसा का वैसा बना रहता है। तो बच्चों ये क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका स्थायित्व। इसमें लिखित भाषा के शुद्ध रूप का विस्तार होता है। जो लिखा होता है उसका क्या है? हमें ध्यान रखना है कि भाषा शुद्ध होती है, और जो समाचार लिखने वाले व्यक्ति होते हैं वो इस चीज़ की हमेशा ध्यान रखते हैं कि इसकी भाषा शुद्ध रहे। यह चिंतन व विचार विश्लेषण का माध्यम है। यानी कोई भी ऐसी घटना या लोगों को लेख आलेख के माध्यम से कुछ ऐसे विषय दिए जाते हैं ताकि लोग उनके बारे में सोच सके, चिंतन कर सके, विचार कर सके। तो बच्चों ये तो है इनकी विशेषताएं, लेकिन विशेषता के साथ साथ प्रत्येक माध्यम की कुछ कमियां भी होती है। तो देखो कमी कौन सी है? कि यह माध्यम सिर्फ साक्षर लोगों के लिए ही उपयोगी है, निरक्षरों के लिए नहीं। तो देखो बच्चों, जो अखबार आता है, जो पत्रिकाएं आती है, उसे कौन सा व्यक्ति पढ़ सकता है? जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बहुत साक्षर हो। तो ये जो माध्यम है ये निरक्षर लोगों के लिए किसी भी काम का नहीं है। निश्चित शब्द सीमा, यानी जो समाचार लिखा जाता है उसकी सीमा जो होती है शब्दों की, वो निश्चित होती है। इसमें आकस्मिक घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। तो देखो बच्चों, हमारे पास समाचार पत्र आता है सुबह, तो जो ये छपने का काम रात को ख़त्म हो जाता है इसका, यानी 12-1 बजे की जो जितनी खबर थी उन्होंने छाप दी, लेकिन 12-1 के बाद में जो सुबह तक की खबरें होती है वो क्या है? ये लोग छाप नहीं सकते। वो खबर आती है अगले दिन के अखबार में। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये ताज़ा घटित हुई हुई घटनाओं को छाप नहीं सकते हैं। तो बच्चों ये है मुद्रित माध्यम, जिसका आपको आविष्कार ध्यान रखना है कि विश्व में कहाँ हुआ, भारत में कहाँ हुआ, फिर इसकी कौन सी विशेषता है, फिर इसकी कौन सी कमी है। तो आप इसे लिखना भी और इसको समझना भी। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की। तो यह जनसंचार का क्या है? प्रमुख माध्यम है। हजारों मील दूर की गतिविधियों की जानकारी पल भर में मिल जाती है। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। जैसे रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, सिनेमा हुआ, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हम सबसे पहले देखते हैं रेडियो समाचार। यानी जब अखबार आए उसके बाद में क्या हुआ? टीवी तो थोड़े टाइम पहले आए थे, लेकिन बीच में क्या है? रेडियो ही चला करते थे, और रेडियो से ही समाचार एक से दूसरे के पास पहुंचा करती थी। तो बच्चों देखो कि रेडियो पर प्रसारित समाचार ही रेडियो समाचार है। तो रेडियो के लिए लिखा गया समाचार रेडियो स्क्रिप्ट कहलाता है। यानी रेडियो पर जो समाचार हम सुनते हैं वो पहले लिखा जाता है, तो क्या कहलाता है? रेडियो स्क्रिप्ट कहलाता है। अब बात आती है कि ये जो समाचार लिखा जाता है इसकी क्या विशेषताएं होती है। कि रेडियो समाचार की भाषा क्या है? सरल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरल होगी तभी तो सुनने वाले को ये समझ आएगी। क्यों? क्योंकि रेडियो पे भाषण जो समाचार आते हैं या कोई भी कहानी, कोई भी नाटक दिखाते हैं तो वो सिर्फ एक बार ही आता है, उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता। तो अगर एक बार में सरल भाषा में, सहज भाषा में होगी तो लोगों को आसानी से समझ आ सकती है। 6 ककार को ध्यान में रखकर समाचार लिखने चाहिए। तो बच्चों इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि समाचार लिखने के लिए 6 ककार कौन कौन से होते हैं। इस समाचार में हर पंक्ति स्पष्ट, शब्द अलग अलग होने चाहिए। यानी हर पंक्ति अलग होगी, स्पष्ट होगी, तभी सुनने वाले को वो समझ आएगी। 1 से 10 तक की संख्या अंकों में लिखी बतानी चाहिए और बड़ी संख्या को शब्दों में बोलना चाहिए। तो बच्चों मुख्य समाचारों को बोल्ड किया जाता है। यानी मुख्य समाचार जो लिखे जाते हैं उनको बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है, ताकि जब वो समाचार पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो ये तो क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसे हम बार बार सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक बार रेडियो पे जो समाचार आ गया वो बार बार प्रसारित नहीं होता। तो बच्चों ये तो है अपना रेडियो समाचार। रेडियो समाचार लिखा कैसे जाता है, उसकी क्या विशेषताएं है, उसकी क्या कमी है।
अब बात करते हैं हम टेलीविज़न माध्यम की। तो समाचार लिखते समय यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्यों के अनुकूल ही हो। यानी टेलीविज़न पे जो समाचार आते हैं तो उनमें क्या है, दृश्य भी साथ में चलता है, तो समाचार ऐसे हो कि जो दृश्य के साथ मेल खाते हो। टीवी की सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचती है। यानी टीवी क्या है, अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। तो देखते हैं चरण कौन कौन से हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचती है, कम शब्दों में महत्वपूर्ण सूचना। तो बच्चों हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो उस पर क्या है, जो मतलब अभी घटना घटित हुई है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं कि अभी इस समय की 3 बजे की 5 बजे की ये ब्रेकिंग न्यूज़। तो वो क्या होती है बच्चों, ब्रेकिंग न्यूज संक्षिप्त होती है, जो मुख्य घटना घटित हुई है उसके बारे में बताया जाता है। दूसरा है एंकर। इसमें न्यूज एंकर खबर के बारे में कब, कहाँ, क्या और कैसे हुआ ये बताता है। एंकर यानी जो समाचार पढ़ने वाला है। फोन इन। एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। यहाँ रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद रहता है। तो कई बार बच्चों जब हम समाचार देखते हैं तो जो एंकर है वो हमें कहता है कि हमारा जो संवाददाता है इस समय वहाँ पर उस घटना स्थल पर मौजूद है, हम उनसे अभी फ़ोन के माध्यम से क्या है सूचना आपको सीधे ही सुनाते हैं या दिखाते हैं। तो वो क्या है, फ़ोन से बात करते हैं और वो उसकी सूचना क्या है हम तक पहुँचती है, तो वो होती है फ़ोन इन। अब है एंकर विजुअल। घटना के दृश्यों के आधार पर दिखाई जाने वाली खबर। यानी जहाँ घटना घटित होती है वहाँ पर उनका कैमरामैन मौजूद होता है, वो उस घटना को हमें दिखाता है और एंकर उस घटना को पढ़ता भी है। अब बात आती है एंकर बाइट। तो बच्चों बाइट यानी कथन। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बाइट क्या होता है। तो बाइट होता है कथन। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों के कथन सुनाकर कथन को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। तो बच्चों हम देखते हैं कि कोई समाचार हमें दिखाया जा रहा है तो उस घटना स्थल पर जो एंकर मौजूद होता है वो उस घटना स्थल पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बातें पूछते हैं उस घटना से संबंधित, कि आपने क्या देखा, किससे ये घटना कैसे घटित हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, एंकर बाइट कहलाती है। अब है लाइव। किसी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण। तो बच्चों जब हम क्या है न्यूज़ चैनल देखते हैं तो एक तरफ लाइव शब्द लिखा आता है कि ये घटना हम डायरेक्ट सीधा देख रहे हैं, दूसरी जगह पे घटित हो रही है, हम उसे सीधा देख रहे हैं। इसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं, जब क्रिकेट चलता है तो क्रिकेट का भी क्या है सीधा प्रसारण होता है कि दूसरी जगह पर क्रिकेट उसी समय चल रहा है, उसी समय हम उसको देख सकते हैं। तो एक कोने पर लाइव लिखा आता है, तो वो होता है लाइव समाचार। एंकर पैकेज। किसी खबर की संपूर्णता से पेश करना, यानी पूरी खबर को क्या है उसकी प्रामाणिकता के साथ, उसके तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाना। तो ये तो है बेटा समाचार टीवी की जो सूचनाएं हैं चरणों में क्या है चलती है। तो कितने चरण हैं, 7 चरण है सॉरी। तो इन शब्दों को आप ध्यान में रखना, इन शब्दों के अर्थ आप ध्यान में रखना। कई बार क्या है 1 नंबर से पूछ सकते हैं कि बाइट क्या होता है, फ़ोन इन से आप क्या समझते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है इंटरनेट माध्यम की। इंटरनेट एक अंतर्जाल है, इसमें इंसान एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकता है। किसी भी प्रकार का दृश्य आदान प्रदान करने के जोड़ने को इंटरनेट कहते हैं। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट माध्यम कहते हैं। तो बच्चों इंटरनेट क्या है, यानी किसी भी घटना को तत्काल कुछ ही सेकंड में लोगों तक पहुंचाना इंटरनेट है। तो बच्चों सबसे पहले आया था प्रिंट माध्यम, वो आसानी से सूचना नहीं पहुंचाता। फिर आया था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो है, टीवी है। लेकिन सबसे तेज गति से सूचना पहुंचाने का काम कौन सा माध्यम करता है, इंटरनेट माध्यम। तो बच्चों आप इस सारी वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना।